कर रहा हूँ, ठीक है, गुड बेटे। तो ये एक्सरे जी सर, डिफ्रैक्टोमीटर थैंक बताया यू। इसको, तो बस जस्ट देखना ही है, कोई ऐसी चीज नहीं है। वही एक्सरे डिफ्रैक्टर फिजिकली हम जो देखते हैं, ये आप लोगों ने अभी शायद किसी ने देखा हो, तो वो कुछ इस तरह से होता है। और ये वही मशीन दिखाई हुई एक्सरे, ये सामने विंडो नजर आ रही है, विंडो हटाएंगे, अंदर सैंपल रखेंगे और इसको ऑन कर देंगे। तो ये वो फिजिकली जैसा एक्सरे एग्जिस्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ये वो है जिसके अंदर ये सारा मैकेनिज्म होता है। तो ये अगर एक्सीडेंटल एक्सपोजर बॉडी पर हो जाए, यानी अचानक रेडिएशन जो है वो ज्यादा अगर बॉडी पर फॉल कर जाए, तो उनका नतीजा क्या हो सकता है वो दिखाए हुए हैं। और ये भी वही काजिज को उनको मेन काजिज को डिस्कस किया हुआ है। और बेटे ये आप अगर एक्सटर्नल एक्सपोजर से बचना चाहते हैं या उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, यानी एक्सरेज इन्वायरमेंट में काम भी करना है, लेकिन आप चाहते हो कि उनका एक्सपोजर भी रिड्यूस हो, तो क्या करेंगे, वो चीज़ बताई हुई, यानी टाइम मिनिमम टाइम के लिए इस्तेमाल करें, डिस्टेंस ज़्यादा रखें सोर्स से, और शील्डिंग को आप लोग यूज़ करेंगे कोई इस तरीके से कि जहाँ एक्सरेज आ रही हैं उनसे बचने के लिए शील्डिंग, ये क्लॉथिंग भी हो सकती है आपकी, या और दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मॉनिटरिंग का सिस्टम है कि अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ एक्सरेज मौजूद हैं, तो वहां पर आप लोग ये मॉनिटर कर सकते हो कि हाउ मच रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लाई हेयर। तो आप ये मॉनिटरिंग के लिए ये रिंग्स हैं जो डोजीमीटर, आप ये मतलब एक्सपोजर, जो एक्सटर्नल एक्सपोजर होता है एक्सरेज, उसको डिटेक्ट करती हैं और हमें अब्रप्ट रिजल्ट देती हैं कि इतनी इसकी डोजीमीटर है, समय रिंग डोजीमीटर है, और फौरन हमें बताते हैं कि ये कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन मौजूद है, वो दिखाई हुई हैं। और ये करनी नहीं है बिल्कुल भी, इसका कोई नहीं, ये बेटा याद रखना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेज लॉस्ट, इसको ये हमारा इससे कोई नहीं है मसला। ये वो एक है तो सही, ये रेड कलर में जो दिखाई हुई है, बट इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, सो इग्नोर इट। ये स्लाइड पूरी को आप कर दें इग्नोर। एक्सपोजर लिमिट ये देख लीजिएगा, कर लें अगर नहीं तो करना चाहें तो। ये ये रिम पर ईयर, ये असल में रिम जो है ना, ये यूनिट है रेडिएशन का। रिम रिम पर ईयर, एक साल में इतनी रिम जो है ना वो एडल्ट कर सकते हैं अब्जॉर्ब, वो दिखाया हुआ है। तो इतना, ये वो रिम पर ईयर, रिम रेडिएशन का यूनिट है, यानी एक रेडिएशन जितना अफेक्ट करती है एक सिंगल रेडिएशन, उसको वन रिम कहेंगे। तो ये रिम है रोंजिन। रोंजिन ने एक्सरेज को डिस्कवर किया था, रोंजिन कवलेंट मैन, यानी रोंजिन के सेहत वाला जो बंदा है वो, उससे ये यूनिट बनाया, रोंजिन कवलेंट मैन, उससे, तो वो दिखाया हुआ है। खैर ये रेडिएशन का यूनिट है। और ये एक्सपोजर लिमिट, कॉमन रेडिएशन एक्सपोजर, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कोई इसकी कोई नहीं, इतनी जरूरत नहीं है बेटे, इसको भी रहने दे। तो ये बस सारा था, यही यहाँ तक की है बस, आगे वाली ये करने की कोई जरूरत नहीं है सारी। तो बेटे आप लोग ना इसको, ये पहला चैप्टर जो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे हम करेंगे कि एग्जाम के हवाले से आप स्लाइड को, ये स्लाइड जो मैंने शेयर की है, इनको स्टैंडर्ड रख लें, और डिटेल्ड स्टडी के लिए आप लोग ये बुक को फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम ऐसे करेंगे कि नेक्स्ट जो होंगे ना हमारे पास टाइम कमिंग जो लेक्चर्स हैं, वो हम इस तरह मैं कर लूंगा खुद ही, कोई पावर पॉइंट बना लिया करूंगा, तो उसको ही हम डिस्कस किया करेंगे ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो को ये भी इशू। अब आप लोग अपनी क्यूरीज को डिस्कस करें, जो मसाइल आप समझते हो सकते हैं या हैं, या कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछें। सर मैंने पूछना सर था कि एक जो बार और लास्ट टाइम सुन ले उससे पहले, ये माइक जो है इन्हें ऑफ करें, सिर्फ वो स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट करेगा, पहले म्यूट करो सब, म्यूट करें। हाँ गुड, ठीक है, बस आप भी वेरी गुड। अब आप लोग जिसने क्वेश्चन पूछना है, वन बाय वन आप ऐसे करें, चैट बॉक्स में बात कर लें, या फिर माइक एक स्टूडेंट जिसने पूछना है क्वेश्चन पहले वो कर ले, जिसका पहले माइक हो जाता है ऑन वो बोलेगा, ठीक है। सर मोज़ले लॉ के बारे में थोड़ा सा बता दें। मोज़ले लॉ, ठीक है, इसी स्लाइड में पीछे कहीं शुरू में दिया बेटे, मैं देखता हूँ। जी सर। मोज़ले लॉ देख लेते हैं बेटे, ये शायद ये मोज़ले लॉ।
ये मोज़ेले लॉ, इसमें उन्होंने बताया था वेवलेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर लाइन डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। हाँ, वेवलेंथ यानी एटॉमिक नंबर, आप ये समझ लें कि ये एटॉमिक, यहाँ पर न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो वेवलेंथ में। तो ये इसकी सोर्स की जो टारगेट है, लीनियर रिलेशन बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये बेटे उन्होंने दिखाया हुआ है ये रिलेशनशिप बिटवीन z एंड न्यू। यहाँ पर ऊपर उन्होंने वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर में रिलेशनशिप दिखाया। जाहिर है अगर आप लोग देखें तो मोज़ेले लॉ ये है जिसको मैं ये हाईलाइट किया है, ये मोज़ेले लॉ है, और इसमें दिखाया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का इन्वर्स होता है, आपको पता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें, इसका तो जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन अगर वेवलेंथ लेंगे तो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। तो ये हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है वो एक्सरे की वेवलेंथ, जो एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं उनकी वेवलेंथ जो टारगेट मटेरियल होता है ना, उसके एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे, बड़े एटॉमिक नंबर का एलिमेंट लेंगे, तो उसकी जो एक्सरे प्रोड्यूस होंगी उससे, उस टारगेट से, उनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो ये जरा अगर आप ग्राफ में भी देखें तो कुछ इस तरह का ही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर उन्होंने लिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ऊपर चलें, ऊपर वेवलेंथ को लिया हुआ है, अगर आप देखें ऊपर वेवलेंथ है, और वर्टिकल एक्सिस पर लिया हुआ है इसको, एटॉमिक नंबर को। अगर आप लोग देखें तो ये किसी भी रेडिएशन, मतलब के अल्फा रेडिएशन को देखें तो जैसे 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 यहाँ पर वेवलेंथ, ये तो डायरेक्ट दिखा दिया उन्होंने वेवलेंथ के बढ़ने से, सॉरी, वेवलेंथ ऊपर दिखाई हुई है, ग्राफ में तो इतना क्लियर नहीं हो रहा है। चलो अभी ग्राफ को भी देखते हैं, आप लोग इस रिलेशन को अंडरस्टैंड कर लें। ये बाकी तो कांस्टेंट है, लेकिन रिलेशन, लीनियर रिलेशनशिप जो है वो लीनियर रिलेशनशिप है, वैसे स्क्वायर रूट के थ्रू, यानी इंक्रीज जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वेवलेंथ कम होगी। तो अगर आप सर इसका हमारे जब हम करते हैं अपनी किसी सैंपल की एक्सआरडी करते हैं, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था वहां पर इस लाख कैसे अपेयर होता है, हम क्या चीज वहां पे देख वेरी लेते हैं गुड, जहाँ हम ठीक है, करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ये पीछे मैंने इसको आगे बताया था कि आप लोग, यहाँ पर एक टेबल था, ये टेबल, उस टेबल, जब आप एक्सआरडी, ये वाला टेबल, ये वही चीज है कि आप लोगों ने जब अपने सैंपल की एक्सआरडी करनी है तो देखना है कि उसके लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल टारगेट है। अब वो टारगेट सूटेबल जो है वो डिपेंड करेगा मटेरियल आपका कैसा है, उस हिसाब से हम टारगेट कैसा लेंगे। मसलन हम सिंपल सा देखते हैं कि कॉपर जो है इसका एटॉमिक नंबर 29 है, और अगर आयरन को देखें तो इसका 26 है। अब आयरन, चलें इसको देख लेते हैं, ये ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम का 24 है एटॉमिक नंबर। अब क्रोमियम ज्यादा इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए, अगर इनकी एक्सआरडी करनी तो इनके लिए ज्यादा सूटेबल है। और अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर इज यूज्ड फॉर एनोड मटेरियल। चलो कॉपर एनोड मटेरियल तो डिफरेंट हो सकते हैं, आप इधर बात करें अगर अलाय की, ये 42 मोलेब्डिनम, मोलेब्डिनम की अगर बात करें तो मोलेब्डिनम ये टारगेट ज्यादा यूजफुल है हार्ड मटेरियल के लिए, स्टील, मेटालिक अलॉय। अब आप लोग देखें, अगर मटेरियल जी बड़ा है तो जो रेडिएशन एक्सरे प्रोड्यूस होंगी उनका, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम, और वेवलेंथ कम हुई तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा। तो इसका मतलब हार्ड मटेरियल के लिए एनर्जेटिक रेडिएशन चाहिए। तो बेटा वेरी गुड, आपने जब सैंपल की एक्सआरटी करनी है तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका सैंपल कैसा है, अगर तो हार्ड किस्म का सैंपल है, प्रिपेयर आपने किया रिसर्च के लिए, तो फिर आप उसके लिए एक्सरेज डेफेक्टोमीटर में ऐसा टारगेट मटेरियल इस्तेमाल करोगे जिसकी जो ज्यादा एटॉमिक नंबर का होगा, ताकि उससे जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो उनकी वेवलेंथ कम हो। आप समझ गए ना बेटे? जी सर। हाँ, इस वजह से आपकी रिसर्च में ये ऐसे हेल्पफुल है, क्योंकि मोज़ेले लॉ हमें, इस मोज़ेले लॉ से पता चलता है कि जिनका एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो हम अपने मटेरियल के हिसाब से टारगेट को चूज करेंगे। लेकिन बेटे ये आमतौर पर हमारे लिए,
जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सरे के लिए जाते हैं कहीं पर, हमें यहाँ की मैं बात करूँ तो वहां पर उन्होंने फिक्स ही किए होते हैं आमतौर पर टारगेट, और मजबूरन हमें वही करवाना पड़ते हैं। लेकिन अच्छी जो लेटेस्ट XRD होगी या जो नई अभी किसी ने परचेज की होगी, तो उनके पास टारगेट मटेरियल मुख्तलिफ किस्म के मौजूद होते हैं, साथ कंपनी भेजती है। तो फिर आप वहां बताते हैं ये मटेरियल है, और अगर वहां पर ऑपरेटर एक्सपर्ट है तो फिर उस हिसाब से वो टारगेट मटेरियल को लगा लेता है उसका एटॉमिक नंबर देकर। तो इस हवाले से ये सर मतलब हमारे सैंपल के एटॉमिक नंबर को देखते हुए हम अपना नो 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 टारगेट मटेरियल सैंपल की हार्डनेस को, सैंपल जो है उसको देखते हुए टारगेट का एटॉमिक नंबर डिसाइड करना है। एटॉमिक नंबर ठीक हो हाँ, गया सर। टारगेट का। और बेटे किसी की कोई क्वेश्चन को बात है तो पूछो, शेयर करो किसी हवाले से। जो लास्ट टाइम लेक्चर हुआ उसकी भी फिर आप स्लाइड शेयर करेंगे या वो उसी बुक से ही करना होगा? शाबाश बेटे, वैसे वैसे ये जो मैंने शेयर किया स्लाइड्स, ये दोनों लेक्चर्स के इकट्ठी हैं, पहले चैप्टर पूरे को कवर कर रही हैं। इसमें पहला चैप्टर भी है, आज पहला चैप्टर का पहला लेक्चर भी है, आज वाला भी है, दोनों मौजूद हैं। तो आप इसको तैयार कर सकते हो एग्जाम के लिए, बट वही डिटेल स्टडी के लिए यू मे डिस्कस या मे कंसल्ट एलिमेंट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन बुक, जो आपको पहले अलग चैप्टर भेजा था, आप बाकी चैप्टर भी करवा सकते। और बेटे को बात पूछनी है किसी ने? अब्बास कोई क्वेश्चन कोई बात है, करो बात। नो सर। वालेकुम सलाम बेटे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इसके बारे में था कि भाई अगर हमें XRD सैंपल हमने प्रिपेयर किया है तो उसके जो एटॉमिक नंबर को डिस्कस कर रहे थे, वो एक्चुअली मेरे ख्याल में इस लिहाज से था कि हम एक तो अपने सैंपल की हार्डनेस या सॉफ्टनेस को देखेंगे, उसके मुताबिक जो है हम XRD करवाएंगे। अब XRD में वहाँ पे ऑप्शंस होंगे हमारे पास कि भी अगर हमें हाई एनर्जेटिक एक्सरेज वाली XRD करवानी है तो उस लिहाज से फिर वहाँ पर एटॉमिक नंबर वाला टारगेट वो XRD के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर वो फिक्स करेंगे। और जो हमारे पास अगर हमने पास करें कि लो एनर्जेटिक वाली एक्सरे से अपनी XRD करवानी है तो वो अपने लिहाज से फिर वो उसमें जो है ना लो एटॉमिक नंबर वाला टारगेट लगाकर वहां से एक्सरेज प्रोड्यूस कर कर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरे ख्याल में वो हमें सेटिस्फाई या फैसिलिटेट करनी। ठीक है बस आप ठीक समझे, हमारी रिक्वायरमेंट हमारे सैंपल्स हैं। हमारे हाँ जी, सैंपल अगर बिल्कुल। सॉफ्ट हैं तो इसका मतलब है जी वो जी कम एनर्जी वाली एक्सरेज आसानी से ऑब्जर्व कर लेंगे और डिफ्रैक्शन देंगे और रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हमारे सैंपल हार्ड हैं तो फिर एनर्जेटिक चाहिए। सो आपके बिल्कुल। सैंपल हैं, आप लोग डिसाइड करेंगे। ऑपरेटर अगर जी तो जी एक्सपर्ट है फिर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑपरेटर चूंकि वो वहां काम करता है वो आपसे बेहतर जानता है, फिर वो उसका टारगेट मटेरियल डिसाइड कर लेगा। लेकिन अगर वो हम्म। एक्सपर्ट नहीं तो आपको भी थोड़ा माइंड में होना चाहिए कि हमारे सैंपल हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं, तो इनके लिए XRD एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर में टारगेट कैसा इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, यानी कि सर ये ऐसे हो गया कि मतलब अगर हमारे मटेरियल सॉफ्ट हैं तो हमें बिल्कुल इसकी केयर करनी पड़ेगी कि भी हम जो XRD करवाने जा रहे हैं वो इतनी ज्यादा हाई एनर्जीज वाली XRD एक्सरे से ना हो, बिल्कुल XRD ना ठीक है। करवाई जाए ताकि लेकिन हमारे हाई सैंपल एनर्जी ही ना को, डिस्टर्ब हो जाए। हाँ ठीक है बस बिल्कुल, लेकिन हाई एनर्जी वाली या लो एनर्जी वाली को डिसाइड कैसे करेंगे? वो टारगेट मटेरियल से, ठीक है ना? टारगेट मटेरियल से ही पता चलेगा, हाँ एटॉमिक हाँ, नंबर जो और उन्होंने टारगेट मटेरियल के एटॉमिक नंबर से। बाय स्पेसिफिकेशन से पता चलता है ना उनके डिफ्रैक्टोमीटर के जो मिलती हैं अलग से, एक हाँ 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 जैसे हमें बुकलेट मिल जाता है उसमें ही से हाँ पता हाँ लग हाँ वहां सकता है पर, इसके अंदर लेकिन कौन। असल मसला है बेटे अवेलेबिलिटी ऑफ द टारगेट मटेरियल, कि उनके पास जी कितने जी टारगेट बिल्कुल। मटेरियल हैं। अगर एक है, एक ही हम्म, टारगेट मटेरियल है तो फिर चाहे हमारा मटेरियल सॉफ्ट है या हार्ड है फिर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चॉइस कम है ना। तो हमें तो अगर कहीं से चॉइस मिलती है और XRD का मौका मिले तो हम कहते हैं बस हो जाए XRD, चाहे जैसे भी है। जी जी। तो ये हाँ सारी बिल्कुल चीजों को सर। माइंड, लेकिन अगर आपको ऐसी ऑप्शन मिलती है, क्योंकि आप PIDs में हो और PID को स्टूडेंट को बाहर जाने का तो मौका इंशाल्लाह ताला मिलेगा, क्योंकि ये सैंडविच HEC का प्रोग्राम होता है, उसमें आप लोग जाने के बहुत चांस हैं। तो आप लोग जब बाहर जाते हो और वो आपको पता है HEC की रिक्वायरमेंट में है कि आप लोगों को उन लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे जो एडवांस्ड कंट्री में जाने का की एप्लीकेशन देंगे।
अगर आप लोग कहते हो जी मैं चाइना चला जाता हूँ या मैं फिर बांग्लादेश चला जाता हूँ फर्ज करें, या इजिप्ट चला जाता हूँ, तो आपकी ज्यादा चांसेस हैं आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। चाइना में तो इवन हो जाएगी, लेकिन अगर आप इतनी डेवलप्ड कंट्री की नहीं बात करते, लेकिन अगर आप जापान, यूके, यूएसए इस तरह एडवांस कंट्री या यूरोपियन कंट्री की देते हो एप्लीकेशन, तो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप लोग जब जाओ सैंडविच प्रोग्राम के तहत, अल्लाह करे आप लोग जाते हो तो एडवांस कंट्री में जाते हो, तो एडवांस्ड कंट्रीज में ऑप्शन मौजूद होती है, वहां पर टारगेट मटेरियल मौजूद होंगे, और आप लोगों को ऑपरेटर नहीं वहां होगा, आप लोगों ने खुद ही ऑपरेट करनी है। लिहाजा वहां पर आपको थोड़ा गाइड कर दिया जाएगा, ये चीजें सारी पड़ी हुई हैं और देख लें, इसको स्टडी कर लें, एक दफा बता देंगे सारा, तो खुद ही करना। तो फिर आप लोगों ने उधर तो चॉइस होती है डिसाइड करना, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हो सकता है टारगेट इतने मौजूद ही ना हो, तो फिर हम उस हिसाब से करेंगे। लेकिन आप लोग, आप समझ ठीक गए हो, ऐसे ही करना है, अपने मटेरियल को देख के हमने चूज करना है टारगेट मटेरियल। कोई और बात ऐसे ही। पूछें? थैंक यू सर। कोई और किसी का है बात, क्वेश्चन? अब्दुल कयूम, आपका कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन नहीं है? नो सर, नो सर। चलें ठीक है, ये स्लाइड मैंने जो ये अभी हुई है आपके शेयर मैंने कर दी थी ग्रुप में, इनको स्टडी कर लेना। और आप लोग मौजूद हो पीआईटी में, आपको रोल नंबर को मिले हैं कोई आपके रजिस्ट्रेशन नंबर? जी सर। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो सारे जो मौजूद हो, ताकि मैं इनको सेव कर लूँ और मेरे पास रिकॉर्ड रहे। चैट बॉक्स में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें। ओके सर। और बेटे नेक्स्ट टाइम भी आपकी क्लास एग्जैक्ट 6:30 बजे, सॉरी एग्जैक्ट 6 बजे स्टार्ट हो जाया करेगी। और आज सर नमाज वगैरह पढ़ रहे थे, आज भी नमाज पढ़ के, वो तो लिटरली आज जल्दी जल्दी पढ़ी है, तो जरा 5 मिनट ऊपर कर लिया करें। हाँ बेटा, ये नेक्स्ट वीक वैसे ही 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक आपको पता दिन ऊपर को जा रहे हैं ना, तो छोटे होते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक आपको वैसे ही 5 मिनट मिल जाएंगे। यानी हम 6:05 पे स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन आज तो डिस्कशन वाला इतनी चीजें नहीं थी, बस वो थोड़ा सा फिल्टर के बारे में था, थोड़ा उसके बारे में था, प्रोडक्शन के बारे में, और बाकी इसका सेफ्टी के बारे में था। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ज़ाहिर टाइम लगेगा, तो आप लोग सारे चलो, जिनको याद नहीं है अपना एप्लीकेशन नंबर, वो मुझे ग्रुप में बाद में शेयर कर दीजिएगा। ये मुझे इतना पता चल गया कि इस वक्त मेरे पास जो स्टूडेंट 5 है मौजूद, तो इन 5 की फिर अटेंडेंस कर लेंगे। ठीक है बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज।